फल वाली अम्मा। गोपी एक कंजूस लड़का है। उसके कंजूसीपन के कारण कोई भी रिश्तेदार उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं आता। उसके इस व्यवहार के कारण कोई भी उसका दोस्त नहीं बनता। बस वो एकांत में बैठकर अपने बारे में ही सोचता रहता। आसपास के लोग तो मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें करते हैं, पर अगर मैं भी उनकी बातों में आ गया तो फिर मेरी जमा पूंजी का क्या होगा। अरे भले ही मेरे यहाँ कोई ना आए, पर कम से कम मेरे पास धन तो है। मैं दिखावे में अपने पैसे तो बर्बाद नहीं करता। वो तो बस अकेले अकेले रहता और अपना भोजन बनाकर स्वयं ही खा लेता। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा फल बेचने वहाँ आई। फल ले लो, तरह तरह के फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। गोपी ने उस अम्मा को देखा जो टोकरी में कुछ ताजे ताजे फल लिए हुए थी। ए अम्मा, कैसे दिए? गोपी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी अम्मा गोपी के पास पहुँची। ये टोकरी उतारने में मेरी मदद करो। टोकरी उतरवाकर गोपी ने अम्मा से पूछा, ये सेब आपने क्या भाव दिए? तो अम्मा ने जवाब दिया, 4 सेब 100 रुपए में। गोपी ने भावताव शुरू किया। इतना महंगा? बाजार में तो 100 का 8 आता है। बूढ़ी औरत ने कुछ विचार करके कहा, इतना ही है तो 5 ले लो। और इस मोल भाव के बाद गोपी बोला, चलो ठीक है, 6 दे दो। और उसने 100 रुपए देकर अम्मा से 6 सेब ले लिए। बूढ़ी अम्मा ने टोकरी सरकाते हुए कहा, बेटा टोकरी वापस रखवा दो। टोकरी उठाते उठाते गोपी ने बड़ी चतुराई के साथ 2 सेबों को अपने घर की ओर फेंक दिया। गोपी की इस करतूत से अनजान वह बूढ़ी अम्मा फिर से अपने फल बेचने के लिए निकल पड़ी। तरह तरह के फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। वाह, बुढ़िया तो पैसे की बड़ी लालची है। अरे अब इस उम्र में इतना पैसा कमा के कहाँ ले जाएगी। गोपी अपनी करतूत में बड़ा खुश हो रहा था। तब से वह बूढ़ी अम्मा जब भी फल बेचने आती, गोपी उसे बुलाता और उससे सौदेबाजी करता, फल लेता और टोकरी उठाने के बहाने 1-2 फल अपने घर की तरफ फेंक देता। अब तो ये उसका रोज का ही काम हो गया था। लेकिन एक बार तो गोपी ने हद ही कर दी। उसने टोकरी उठाने के बहाने कई सारे फल उठा लिए और मनी मन बड़ा खुश होने लगा। इसी दौरान एक स्कूल की छात्रा वहाँ आई और जोर जोर से रोने लगी। दादी अम्मा, स्कूल से मुझे निकाल दिया है। और फिर अम्मा ने टोकरी उतारने के लिए गोपी को फिर से आवाज लगाई, आओ ना बेटा, फिर से मेरी मदद करो टोकरी उतरवाने में। तभी अम्मा ने बच्ची से कहा, अरे बेटा रो मत, कल मैं पैसे लेके आऊंगी, फिर तेरे स्कूल की फीस जमा कर देंगे तो वो तुझे नहीं निकालेंगे। गोपी को ये देख के बड़ा पछतावा हुआ और फिर गोपी ने अम्मा से पूछा। तो अम्मा ने कहा, ये मेरी पोती है, क्योंकि हमारी खेती में मदद करने वाला कोई नहीं था, हमें बहुत सारा नुकसान हो गया। मेरा बेटा और उसकी पत्नी इस सदमे में ही मर गए और मेरा बीमार पति 3 सालों से बिस्तर पे ही पड़ा है। मेरे पास इस छोटी सी लड़की को खिलाने के लिए कोई रुपए नहीं है, पर मैं घर चलाने के लिए फल बेचने लगी। मैं गली गली फल बेचकर पैसा कमा रही हूँ और फीस ना देने के कारण मेरी पोती को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। गोपी अम्मा की पीड़ा सुनकर मुंह से एक शब्द भी ना निकाल सका। गोपी को अपने किए का बड़ा पछतावा हुआ। वह अपने पिछले कर्मों को याद करता हुआ बोला और उस बूढ़ी अम्मा की व्यथा सुनने के बाद गोपी अंदर से टूट गया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह अपने आप को पढ़ा लिखा गंवार समझने लगा, पर तभी उसने निश्चय किया कि वह बुढ़िया की मदद करके अपनी गलती का प्रायश्चित करेगा। और उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और बुढ़िया को देते हुए कहा, अम्मा, आपकी पोती की फीस अब मैं भरूंगा। पैसे लेने के बाद अम्मा ने गोपी से कहा, बेटा तुमसे मैं इतना सारा रुपया लेकर फिर कैसे मैं चुकाऊंगी। और फिर गोपी ने जवाब दिया, अरे चिंता मत करो, आपसे कौन पैसे मांग रहा है, ये तो मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। अब आप जाओ और अपनी पोती की पढ़ाई की चिंता मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? और फिर गोपी ने
पोती की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और उसके साथ ही दादी ने अपनी टोकरी उठाई और खुशी खुशी अपनी राह चल दी। अगले दिन जब गोपी उठा और उसने दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर फलों से भरी टोकरी दिखाई दी जो कि उसे अम्मा ने भेंट करी। उसके बाद उसके घर में उसके रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हो गया और उसके कई सारे दोस्त भी बन गए। तो देखा आपने, दूसरों की मदद करना कितना संतोषजनक है। गोपी की तरह हर किसी को अपनी गलती का सही समय पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पेड़ पर राक्षस मुझे क्या डर। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत बुद्धिमान था। कोई किसी भी तरीके से उसे डराने की कोशिश करे वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। ऊपर से कहता था, बस इतना ही, बहुत डर गया। एक बार पेड़ पर जो राक्षस था वह गांव पर आ गिरा। उसे दूर से देखकर गांव के सभी लोग डर के मारे चीख पड़े और भाग गए। लेकिन जब तक रामू देर से उठा तब तक राक्षस हर घर ढूंढ रहा होता है। खाने के लिए इंसान या कोई और भोजन के लिए हर जगह ढूंढ रहा था। इस बीच बुद्धिमान लड़के रामू ने अपने पास कुछ जले हुए रोटियां रखी। देखने में ये पत्थर की तरह थे। राक्षस वहाँ पहुँच गया। लड़के को देखकर उसने गुस्से में पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तरफ देखकर भी डर नहीं रहे हो? डर? क्यों? एक बात बताओ, पेड़ पर राक्षस से मुझे क्या डर है भला? क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? क्या तुम्हारे पास इतना ताकत है जितना मेरे पास है? देखो, ये मेरी ताकत है। कहते हुए उसने रोटी को कचर कचर खा लिया। क्या तुम उन पत्थरों को खा रहे हो? मुझे चट्टाने खाना बहुत पसंद है। भूख लगने पर मैं बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ भी खाता हूँ। उसने बहादुर होने का नाटक करते हुए कहा। शैतान चौंक गया। यह देखकर बुद्धिमान लड़के को एक और विचार आया। यदि आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा है तो आपको वही करना चाहिए जो मैं कहूँगा। उसने पूछा, हाँ करूँगा, लेकिन ऐसे करने के बाद तुम्हें निगलना तय है। राक्षस ने कहा, बस इतना ही। कहते हुए उसने खेल में जीती हुई कई कंचे नीचे फैला दिए। इस पर चलो। उसने कहा, बस इतना ही, इसमें क्या मुश्किल है? उसने कहा और वह अपने बड़े शरीर के साथ कंचों पर चलने की कोशिश करने लगी। कंचे हिल गए और वो नीचे गिर गई। बस उसके खोपड़ी के 2 सींग टूट गए। मैंने तुम्हारे सिर से सींग तोड़ दिए, तुम्हारी जीभ भी काट दूंगा। कहते हुए वह राक्षस के सामने हंगामा करने लगा। पहली बार डरा हुआ राक्षस, यह मेरी जीभ को भी काट सकता है, तुरंत भाग जाना चाहिए, सोचकर वह धीरे से उठा और लड़के से छुपकर जल्दी से भाग गया। उस दिन से राक्षस ने गांव की ओर आना बंद कर दिया। बुद्धिमान लड़के रामू के साहसिक कार्य के लिए आसपास की सभी ग्रामीण ने काफी सराहना की। कहानी का सीख है कि डर में बैठ जाने से काम नहीं कर सकते। यह मेरा नाम गजचोर है। मेरी माँ का जन्म सीनियर एनटीआर गजचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मुझे गजचोर उपनाम दिया गया था। उस नाम के देने के बाद भी अगर मैं डाकू नहीं बना तो ये मेरे माँ बाप के लिए अपमान होगा। ये सोचकर मुझे जब से नाम दिया गया है तब से ही मैं चोरी करना शुरू कर दिया था। अब मेरा पेशा वरिष्ठ चोर है। मेरा नाम यमचोर है। मेरा जन्म मेरी माँ जूनियर एनटीआर यमचोर फिल्म देखते हुए हुआ था, इसलिए मेरा नाम यमचोर रखा गया। उस नाम के बाद भी अगर मैं चोर नहीं बनूंगा तो ये हमारे माता पिता का अपमान करने जैसा होगा, और यही सोचकर मैं चोरी करना शुरू कर दिया। अब मेरा पद कनिष्ठ चोर। नमस्कार गजचोर शिक्षक, आज से मैं चोरी करने के लिए एक शिष्य के रूप में आपके साथ शामिल हो रहा हूँ।
आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। यमचोर के शिष्य को जल्दी मिलेगा नंबर 1 नेशनल थीफ अवार्ड। अरे यमचोर, आपके पास शिष्य के रूप में नामांकन करने के लिए कौन सी योग्यता है? मुझे पता है कि आप कुछ इस तरह मांगते हैं, तभी आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपनी आंखें बंद करते समय आपका पर्स मार लिया। आपको वापस कर दूं या इसे रख लूं? अरे इससे पहले मेरे पास जिबकतरे और घराना चोर नाम के 2 लोग थे। वह है असली शिष्य। मेरे स्केच बनाने से पहले वे अपना काम खत्म कर देते थे। मैं आपको उनके बाद उन स्टैंडर्ड्स के चोर के रूप में देखता हूँ। शाबाश, अच्छे लगे। ये तो आपका प्यार है। चलो ठीक है, तुमने कहाँ तक पढ़ा? बीटेक में कॉलेज टॉपर था गुरुजी। इतना पढ़ाई करने के बाद कोई ऑनलाइन चोरी ना करके इस पुराने रास्ते पर क्यों आए हो भाई? अरे हाँ गुरुजी, बोर हो गए गुरुजी। दरअसल दूसरा अगर मासूम है तो मांगते ही ओटीपी दे देता है। थोड़ा होशियार हो तो उसका गुरुजी कार्ड स्कैन करके क्लोन करके पूरे अकाउंट खाली कर देता हूँ। क्या बताए गुरुजी, ये तो बिना हिले डुले एसी केबिन में करने वाले काम है। शरीर की एक्सरसाइज नहीं होती, जो खाते हैं वो पच नहीं रहा है गुरुजी। उस पर बीपी और शुगर, कितने खाते लूटने पर भी, कितना कमा लेने पर भी क्या फायदा जब सेहत ठीक नहीं है। वो पुराने दिन बेहतर थे। अगर 4 का पीछा किया जाता, पागलों की तरह दौड़ना, पीछा करना, मस्ती में दीवार कूदना, ये हमारे चोरों के पूरे शरीर को फिट रखता है। इसलिए यमचोर, पुराने दिन सुनहरे दिन होते हैं। हाँ गुरुजी। गज चोर गुरुजी, सबसे पहले आप मुझसे चोरी कहाँ करवाएंगे? जुबली हिल्स में या बंजारा हिल्स में? नहीं, छत्तीसगढ़ में। ये क्या, बिहार, यूपी, राजस्थान से चोर यहाँ आए और हम वहाँ जाए? रोमांच वही तो है। मैं बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। गुरुजी, जब आपने दूसरे राज्य का नाम लिया तो मुझे भी एक अच्छा झटका लगा। कब छत्तीसगढ़ जाएंगे ये सोचकर खुशी उमड़ रही है। अब जब तक मैं अपनी चोरी की ताकत नहीं दिखाता तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो सोना मत, आज रात को ही हमारा सफर है। बस में या ट्रेन में गुरुजी? हम ऐसी चोरी के लिए नहीं जा रहे हैं, इसलिए फ्लाइट में। वो देखो, हमारा चोरी करने वाला जगह। वाह, क्या बात है, लोकेशन जबरदस्त है। श्श, बहुत सारे गैंग पहले ही यहाँ पहुँच चुके हैं। चोरी करने में इतना तो कंपटीशन होनी ही चाहिए। महिला चोर भी शामिल हो गई है रे भाई। चूँकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, अगर चोर रानी प्रकट होती है तो मैच फिक्स कर दूंगा मैं। अरे, हमारे पास ऐसे वीक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए। हम पुलिस को मिल जाएंगे। क्या आपने देखा कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगी है? हाँ गुरुजी, चोरी यानी इस दायरे में होनी चाहिए, लेकिन मैं लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं जानता। तुम भी तब से देख रहे हो, वहाँ टीला दिखता नहीं है। टीले जैसा दिखता है। वो टीला क्या है? गोबर का टीला। हाँ, वही हमारा टारगेट है। अभी हम यहाँ गोबर चुराने के लिए फ्लाइट से आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? छी छी, बहुत छत्तीसगढ़ मतलब मैंने सोचा कि हम कोई सोने या हीरे की खदान से चोरी करेंगे। छी छी। गोबर ही है कहकर उसे इतनी हीन भाव से मत देखो। घर के चोर, नकाबपोश चोर, लुटेरे, समुद्री लुटेरे यहाँ आकर गोबर चुराकर जीवन में सेटल हो जाते हैं। तुम क्या जानो उस गोबर का मूल्य क्या है? बच्चे, गोबर ही तो है कहकर अगर फेंक दोगे तो मैं गला काट दूंगा तेरा। अरे बाप रे, इस गोबर का इतना डिमांड है क्या? क्या तुमने खबर नहीं देखा? हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। यहाँ तक कि सरकार इस गोबर को बहुत सारे पैसों से खरीद रही है। चलो उस पैसे से आनंद ले, ठीक है? ठीक है गुरुजी। फिर अटैक करो। गज चोर, तुम पर विश्वास किया था और तुमने मुझे छत्तीसगढ़ लाकर गोबर में विसर्जित कर दिया। डांटो मत यमचोर, कोई खाद पर भी साइलेंसर या लेजर रेस लगाता है क्या?